मैं वोट कटवा हूं, चलो मैं बीजेपी का एजेंट हूं, मेरे सवालों का जवाब तो दे दो। अरे भाई, आप ये बात अगर कहते हैं कि कांग्रेस के भरोसे में हम लोग थे, कांग्रेस टिकट नहीं दिया, तो आज रांची में बहुत सारी समस्या हुए हैं। कांग्रेस के कौन सा ऐसा नेता का नाम बताओ जो सामने आ करके आपके आंसू पोछे और आपकी आवाज को, आपके दुख को और सरकार के साथ भिड़ने का काम किया। देखिए, जब कुछ मिलेगा नहीं तो आवाज तो उठेंगे। मेरे घुसने के बाद और कुछ दिन से लोग जागरूक होकर के, एक होकर के अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी हो रही है। तो ये 10 महीना से कहाँ थे? क्या लोकसभा की चुनाव 1-2 दिन में हो जाएगी तैयारी? आप अगर यही आप मुस्लिम अल्पसंख्यक का चिंतित थे, बहुत बड़ा शुभचिंतक थे आप, तो आपको 2 साल से इसकी तैयारी करनी थी। अब ये लोग कहेंगे क्या कि हमको मालूम था क्या कांग्रेस टिकट नहीं देगा? आप कांग्रेस के भरोसे पे चल रहे हैं क्या? आप पहले शिक्षा सस्ता हुआ करते थे और आज शिक्षा महंगा हो गया। हमारा पोल नहीं खोल पाए। ये कौन बात करेगा? जो आज जो समस्या है, ये समस्या सिर्फ मुस्लिम की नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं, ईसाइयों को भी हैं, क्रिश्चियंस को भी हैं, सरना को भी हैं, सिख को, तमाम लोगों को समस्या है। मैं मैन रोड पर इकरा मस्जिद के पास खड़ा था और जब सरना की जुलूस आ रही थी और उस वक्त अजान हो गए, वो लोग रुक गए, बंद कर दिए और ईद के समय, सेकेंड ईद, और उस वक्त एक दूसरे से हम लोग मुसाफा कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। वो हमको ईद मुबारकबाद दे रहे थे और हम उनको सरहुल मुबारकबाद दे रहे थे। अभी रामनवमी में भी आए, वो मुझे हार पहना रहे थे, मैं उनको हार पहना रहा था। ये भाईचारा है, यहां हिंदू मुस्लिम का एकता है। अपने पॉलिटिकल, अपने राजनीतिक को चमकाने के लिए वो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, वो समस्या की बात नहीं करेंगे जो समस्या की बात होनी चाहिए। आप कोरोना के वक्त क्या स्थिति गुजरा देश, और देश के वो गरीब जो सड़कों पर, मजदूर और रोड पर आए, और उनके साथ क्या हालात हुआ, पूरा हिंदुस्तान इस बात को देखा। कितने एमएलए के और सांसद के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बता दीजिए। और कितने अमीर के, बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन जो है, लाला टाटा बिरला के बेटे सरकारी स्कूल में हैं। अरे वो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं जो रोड पर ठेला का काम किया करते हैं, रोज की मजदूरी किया करते हैं, जो आधा खाना खा करके, आधा भूखा रह करके, आधा खाना खा करके, वैसे लोग अपने बच्चों को तालीम कुछ दिला रहे हैं। क्या हालात है देख लीजिए ना। आज देश में शिक्षा में भेदभाव हो गया है, उसमें भी अमीर और गरीब कर दिया गया है। आपने कभी सुना है कि सरकारी स्कूल में लाइन लग करके फॉर्म भरा गया एडमिशन के लिए, मारा मारी हो रहा? आपने वो स्कूल बनाया है? और आज जाके देखिए, इसी रांची में बड़े बड़े स्कूल, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, स्कूल में वहां पर लाइन लगने पड़ते हैं। गार्जियन, पेरेंट्स जा करके सुबह 3 बजे भोर से लाइन लगकर उनको फॉर्म मिलता है। हम चाहते हैं कि वैसे स्कूलों के जैसे फॉर्म लगते हैं, लाइन लगते हैं, व्यवस्था है, वैसे सरकारी स्कूल में हो। उनको क्या चाहिए? अच्छा शिक्षा, अच्छा मेडिकल, अच्छी पानी, अच्छा रोजगार। हमारी माँ बहन जब बाहर निकले, उनकी अच्छी सुरक्षा, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी सुरक्षा अच्छी हो। यही ना, सड़क अच्छी हो, बिजली अच्छी हो, पानी अच्छी हो, ये अच्छा चाहिए। इसी से देश ना आगे बढ़ेगा। तो अब तो सवाल तो 2 तरह के हो गए। एक, कांग्रेस का कहना था कि जितना हिस्सा उतनी उसकी हिस्सेदारी, और न्याय यात्रा राहुल गांधी जी लेकर के आए थे। मैं भी उनके न्याय यात्रा से बहुत उदासित था, मैं बहुत था। लेकिन जब ये 14 में से 0 मिला, तो मुझे समझ में आया कि न्याय यात्रा को क्या कहें। आज हमें वो नेता चाहिए कि जो पूरी समाज को लेकर के सोचने वाला हो, कुरान हो, उस पर फिक्र हो।
और वो हर समाज के हर एक लोगों के बारे में, उसके विकास के बारे में सोचे। ऐसे लीडर को सामने लाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं, मैं आज भी तैयार हूं इस बात के लिए। मैं नहीं मानता हूं बात को, मेरे में वो बात नहीं है। आपको ऐसे लीडर को लाके सामने खड़ा कर दो, किसी को लाके खड़ा कर दो, और तमाम सब मिलकर एक होकर उसके साथ जाए। मैं भी उनके साथ पीछे पीछे हूं। गरीब का बच्चा है, गरीबों के बस्ती में रहा कर परवरिश हुई है। माँ बाप, मेरे फादर कपड़ा की सिलाई कर करके हमारे 5 भाइयों को और 5 बहनों को परवरिश किए हैं, और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखे हैं। हम लोग उस ज़माने में नाश्ता किया करते थे पानी जहाज़। पानी जहाज़ समझते हैं नाश्ते को? हमारे यहाँ लाल चाय बना करते थे कटोरे पर, और उस पर मुढ़ी डाल दी जाते थे, और उसको पी करके स्कूल जाया करते थे। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव का महापर्व चल रहा है और पूरे भारत में लोग जो है चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, और कई जगहों पे चुनाव हो भी चुके हैं। और आपको अगर झारखंड की बताएं तो झारखंड का राजनीति कुछ अलग ही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लेकर के लोग, अल्पसंख्यक काफ़ी नाराजगी दिख रही है। अल्पसंख्यक का कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कई जगहों पे मीटिंग भी हो रही है, और ये भी बातें निकल के सामने आ रही है कि झारखंड के 14 सीटों में कांग्रेस ने एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं दिया। इसको लेके जो है अल्पसंख्यक काफ़ी नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रांची की अगर हम बात करें तो सुबोध कांत सहाय की अगर बात की जाए तो उसकी बेटी को कहीं ना कहीं टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रामटहल चौधरी की बात करें तो कांग्रेस में आने के बाद 1 महीने भी नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का काम किया है। तो काफ़ी फेरबदल राजधानी रांची में देखा जा रहा है। और झारखंड को लेकर के खास करके जिस तरह से मुस्लिम समुदाय एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए थे, जो चर्चाएं आज देखी जा रही है। उसके साथ साथ ये भी बताएं कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव में देखने को नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होता है ये सब सारी चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन आपको बताएं राजधानी रांची में एक चर्चित चेहरा सज्जाद इदरीसी, बेहतर आप जानते होंगे कि आए दिन कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर के वो समाज से जुड़े रहते हैं और समाज को नई दिशा दिखाने का काम उन्होंने किया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो भी लोकसभा चुनाव में खड़े होने वाले इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक मीटर और कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के बेबाकी से जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया था और कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा और समाज के लिए खड़े रहने के लिए काम जो किया है वो काफ़ी लोग सराहते हैं। जिसके अगर बात करें तो यही वजह है कि आज इनके जिस तरह से इन्होंने मीडिया में आने के बाद जिस तरह से बातें हो रही हैं कि ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, इस संदर्भ में कई सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जो अगर कहें तो पॉजिटिव बातें भी होती है, निगेटिव बातें भी होती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट काटने की दिशा में जो है ये काम कर रहे हैं। कई लोग तो बीजेपी का एजेंट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ रियलिटी है, क्या कुछ वास्तविकता है और क्या कुछ सज्जाद इदरीसी सोच रखते हैं, चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच को लेकर के सामने आए होंगे। तो इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर के इनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं, क्या कुछ समाज को लेकर सोच रखते हैं। ये सारी बातों पे आज बात करने वाले और सारी चीजें आप तक पहुंचाने वाले फिलहाल हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले तो आपका सीएमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम सीएमपी के दर्शक को मेरा सलाम, जोहार, नमस्कार। और आपका इस बात के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा समाज के मुद्दों को, सच बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आज जब से मीडिया में बातें निकल के सामने आई है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं? सर सबसे पहला बात तो कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले इन बातों पे बात करेंगे। सर क्या सोच करके आपने ये डिसीजन लिया कि लोकसभा चुनाव में खड़े होने चाहिए? क्योंकि हालांकि बात करें आपने काम बहुत सारे कुछ किए हैं समाज को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इसके बाद? देखिए, आपने सही सवाल पूछी है, और ये बात उन लोगों को भी पूछनी चाहिए थी जो सवाल आप जो मुझसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या बात है और आप क्या सोच करके आपने चुनाव निर्दलीय से लड़ने के लिए आपने तैयार हुआ है। ये बात तो कांग्रेस पार्टी को भी पूछनी चाहिए थी कि आज पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है,
और उसमें से और वो भी गठबंधन है, इंडियन गठबंधन है, जेएमएम है, हर पार्टियां उनके साथ हैं। उन तमाम लोगों ने ये विचार कहीं नहीं किया कि किसी भी एक क्षेत्र से उनको कोई टिकट दिया जाए, नहीं थी। तो अब बताइए कि मुसलमानों की जब झारखंड में बहुत सारी हादसाएं हुई, उस वक्त कौन लोग आए हमसे पूछने के लिए? आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप स्थिति को देख रहे हैं कि कई लोगों ने आए। और उसके बाद देखिए, जब इंसान को जब कुछ मिलता नहीं है, और क्या हाल बताएं आपको कि हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, जेएमएम को वोट दिया है, सिर्फ इसलिए वोट दिया है कि हमको बीजेपी से ये है। लेकिन लोग तो कई सारे अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय ये भी कहते हैं कि बीजेपी को भी वोट देने का काम किया है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अधिकतर जो परसेंटेज हैं वो वोट का वो करते हैं, और वो बताए जाते हैं हम लोगों को, बीजेपी ऐसे और वैसे कर दिए जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी कि मुस्लिम वोट नहीं दिया तो 15 साल से आज जो लोकसभा में बीजेपी की सरकार जो है हिंदुस्तान में केंद्र सरकार बनी हुई, तो उनमें मुस्लिम वोटों का भी योगदान इसलिए है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया जाता है इनको। तो फिर ये नाराजगी जो आप बता रहे हैं, कांग्रेस की जो बात हो रही है, फिर लोग नाराजगी कांग्रेस से क्यों जता रहे हैं, बीजेपी से नाराजगी क्यों नहीं है? देखिए, वो तो खुल्लम है ना जी, वो तो खुल्लम है ना भाई, वो खुल्लम है, उस पर कोई बात करने को नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने स्कूलर पार्टी अपने आप को मानते हैं, स्कूलर पार्टी मानते हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जब अपनों से जब कुछ नहीं मिलता तभी जाकर के वो बगावत करता है, तभी उसके जब अपनों से उम्मीद होती है, और जब आपको अपनों से नहीं मिलेंगे तो फिर आएंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात है, संविधान है, हमें भी अधिकार दिया है, हमें भी संविधान अधिकार दिया हमें लड़ने का, हम भी लड़ सकते हैं। भले उन नेताओं के ऐसा हमारा बोल वचन नहीं है, लचक वाली बोलियां नहीं है, उन नेताओं वाली बोलियां नहीं है, नेताओं वाला, क्योंकि अभी भी तो मैं आया हूँ इस लोकसभा की प्रत्याशी में भी खाली घोषणा किया हूँ, तो अब उनके साथ तो हम बोलने नहीं जानते हैं। लेकिन ये कौन बात करेगा? जो आज जो समस्या है, ये समस्या सिर्फ मुस्लिम की नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं, ईसाइयों को भी हैं, क्रिश्चियंस को भी हैं, सरना को भी हैं, सिख को, तमाम लोगों को समस्या है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के बात से कहीं नहीं है। ये सब कुछ ये पॉलिटिकल राजनीतिक किया हुआ है। अभी आपने देखा होगा, पिछले आपने 5 त्यौहार गुजरे हैं इसी शहर रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में, आज पूरे झारखंड में और रांची की राजधानी में 5 त्यौहार गुजरे हैं, और एक दूसरे की किस तरह से लोग कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था उसमें कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, कौन ईसाई कौन है। सरहुल का निकलना, और मैं देखा हूं, मुझे एक बात तो बड़ा ये बहुत ताजुब हुआ, एक बात को ये सच सामने आनी चाहिए। मैं मैन रोड पर एकरा मस्जिद के पास खड़ा था, और जब सरना की जुलूस आ रही थी और उस वक्त अजान हो गए, वो लोग रुक गए, बंद कर दिए, और ईद के समय सेकेंड ईद, और उस वक्त एक दूसरे से हम लोग मुसाफा कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। वो हमको ईद मुबारकबाद दे रहे थे और हम उनको सरहुल मुबारकबाद दे रहे थे। अभी रामनवमी में भी आए, हमारे राम भक्तों का रामनवमी लेकर के आए, और उसी एकरा मस्जिद के पास, उसी मैन रोड के पास हम लोगों ने स्वागत में उनके साथ खड़ा हुआ। वो मुझे हार पहना रहे थे, मैं उनको हार पहना रहा था। लेकिन ईद में भी तो अगर ईदगाह वगैरह बात करें तो जिस तरह से हिंदू समुदाय या दूसरे धर्म के लोग भी जो है कुर्ता पैजामा और टोपी पहन के घूम रहे थे, पहचानना मुश्किल हो रहा था, इसमें क्या कहेंगे? वही तो शुरुआत कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं आपको कि रामनवमी में एक दूसरे को गला लगा रहे थे, ईद के वक्त में ऐसे कुर्ता टोपी पैजामा पहन कर पता ही नहीं चल रहा था कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। ये भाईचारा है, यहां हिंदू मुस्लिम का एकता है। ये कुछ पार्टियां जो हैं अपने पॉलिटिकल, अपने राजनीतिक को चमकाने के लिए वो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, वो समस्या की बात नहीं करेंगे।
जो समस्या की बात होनी चाहिए। क्या लगता है आज, चूंकि आज आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, आए दिन अगर बात करें इलेक्ट्रिक मीटर और कई ऐसी सारी मुद्दे हैं जिस पे आपने बात किया था और उसको कहीं ना कहीं सही जगह पे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, लेकिन क्या कुछ मुद्दे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी एक क्योंकि ये क्षेत्रीय लेवल पे नहीं होता है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं? इसी बात पर मैं आपके पास आ रहा हूं कि हमको उन सब चीजों पर, हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं करनी है। नहीं, लेकिन एक एक चीज़ और है कि आपके पास तो कई सारे पार्टियों से भी ऑफर थे, लेकिन फिर आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आकर के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना, क्या कुछ मुद्दे हैं? अब पहला तो पार्टी में आप नहीं गए, क्या कारण रहा आपका? उसी उसी बात पे मैं आ रहा हूं जी और ये बात मेरी अंत में आएंगे, ये बातें जी कि मैं पार्टी में क्यों नहीं गया, अदर पार्टियों में। जी तो मुझे समस्या पे बात करनी है। अब बताइए कि आज हमारे रोजगार का हाल क्या है। आप कोरोना के वक्त क्या स्थिति गुजरा देश, और देश के वो गरीब जो सड़कों पर मजदूर और रोड पर आए और उनके साथ क्या हालात हुआ, पूरा हिंदुस्तान इस बात को देखा, क्या हाल था। तो आज हमें रोजगार, हम कहां हैं, शिक्षा कहां है। अब तालीम की बात करते हैं। आज से पहले शिक्षा सस्ता हुआ करते थे और आज शिक्षा महंगा हो गया। पहले खाना सस्ता था तो भूख मरी से आदमी मरता था, और आज जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग जब जागरूक हुए तो आप इतना शिक्षा महंगा कर दिए ताकि वो शिक्षा, वो तालीम हासिल नहीं कर सके शिक्षा और हमारा हमारा पोल नहीं खोल पाए। शिक्षा महंगा कहाँ है? कई सारी सरकारी स्कूलें हैं जहाँ पे पढ़ाइयाँ होती है, महंगा कहाँ है? वहाँ तो फीस भी नहीं लगता। अच्छा बताइए, कितने एमएलए के और सांसद के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बता दीजिए। और कितने अमीर के बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन जो है, लाला टाटा बिरला के बेटे सरकारी स्कूल में हैं। अरे वो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं जो रोड पर ठेला का काम किया करते हैं, रोज की मजदूरी किया करते हैं, जो आधा खाना खा करके, आधा भूखा रह करके, आधा खाना खा करके, वैसे लोग अपने बच्चों को तालीम कुछ दिला रहे हैं। क्या हालात है देख लीजिए ना। आज देश में शिक्षा में भेदभाव हो गया है, उसमें भी अमीर और गरीब कर दिया गया है। आपने कभी सुना है कि सरकारी स्कूल में लाइन लग करके फॉर्म भरा गया, एडमिशन के लिए मारा मारी हो रहा? आपने वो स्कूल बनाया है? और आज जाके देखिए इसी रांची में बड़े बड़े स्कूल, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, स्कूल में वहां पर लाइन लगने पड़ते हैं। गार्जियन पेरेंट्स जा करके सुबह 3 बजे भोर से लाइन लगकर उनको फॉर्म मिलता है। हम चाहते हैं कि वैसे स्कूलों के जैसे फॉर्म लगते हैं, लाइन लगते हैं, व्यवस्था है, वैसे सरकारी स्कूल में हो। ये नाम के सिर्फ है सरकारी स्कूल। बताइए ना हमको, कहां एमएलए के और संसद के बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अमीर का बेटा आकर के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा नहीं है। और ये इन सवालों के लिए मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई इन सवालों के लिए है। मैं ये सोच को लेकर के मैं लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी किया हूं। मैं आगे बताता हूं। अभी आपने रसोई गैस दे दिया, फ्री में बांटा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गैस का रेट कितना तक गया? जिस गरीब को आपने, लाल कार्ड वाले को, जिसको लाइन लगा करके आपने राशन दिया, राशन वाले भी वहां 5 केजी देना, वहां 4 केजी मिल रहा है उनको, और वहां भी 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया देना है उनको वहां भी किया जा रहा है। 2-2 घंटा रह करके और लाइन लग करके उसको राशन ले रहा है। ये लाइन को खत्म करना चाहता हूं मैं। ये लाइन नहीं होनी चाहिए। और गैस आपने दे दिया फ्री में, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बात हो गई, लेकिन उसको हर महीना गैस भराने के लिए कितना पैसा देना है? कई ऐसे एक सिलेंडर का गैस जो लिए हैं वो आज तक घर में पड़े हुए हैं, उसके बाद वो कभी गैस नहीं भरा पाए, उनके पास उतना पैसा ही नहीं हुआ है। इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप एजुकेशन वाली जो बात आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ाई उस लेवल की होनी चाहिए, या फिर अमीर के जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ें, या एमपी एमएलए जो भी हैं उनके बच्चे भी जो है सरकारी स्कूलों में हैं, ये सब सारी बातें। लेकिन ये किसी को भी पढ़ाने का जो डिसीजन, ये तो लोगों का खुद का होता है, फिर आप इसमें तो प्रेशर नहीं डाल सकते हैं ना। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाते?
संविधान ने पूरे अधिकार दिया बराबर, हर को बराबर मिलना चाहिए, इसमें सतेला नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आपको आपको अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे आपको परेशानी है, या फिर एजुकेशन सिस्टम में कुछ तब्दीली आनी चाहिए, इससे इसके लिए आप बोलना चाह रहे हैं? इससे ज़्यादा परेशानी हो जी। आप जिस तरह से बड़े स्कूलों को व्यवस्था है, आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लाते हैं? चलिए, इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? आप देख लीजिए, आज रोजगार के क्या हालात हो गए, शिक्षा का क्या हालात है, अब स्वास्थ्य का देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए। एक देखिए, हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो उनको क्या चाहिए? अच्छा शिक्षा, अच्छा मेडिकल, अच्छी पानी, अच्छा रोजगार। हमारी माँ बहन जब बाहर निकले, उनकी अच्छी सुरक्षा, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी सुरक्षा अच्छी हो। यही ना, सड़क अच्छी हो, बिजली अच्छी हो, पानी अच्छी हो, ये अच्छा चाहिए। इसी से देश ना आगे बढ़ेगा। और क्या चाहिए आम जनता को? और केंद्र सरकार से क्या चाहिए या राज्य सरकार से क्या चाहिए? और जब इन सब चीजों को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जा करके लोग तो आवाज उठाएंगे। और देखिए, जब ये आवाज उठाए गए और जैसी मैंने लोकसभा का लड़ने की घोषणा की, तो लोग ने मुझ पर ये आरोप लगा दिए कि बीजेपी का एजेंट है, ये वोट काटेंगे। मैं वोट कटवा हूं? चलो, मैं बीजेपी का एजेंट हूं, मेरे सवालों का जवाब तो दे दो भाई, हमारा भी तो अधिकार है। क्यों ना इस झारखंड में, क्या कांग्रेस पार्टी में? लेकिन 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 एक तरफ बीच में हम रोकने वाले हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार आज स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत के तहत करीब मुझे लगता है कि 5 लाख तक की राशि जो है हर साल की जो है गरीबों को कार्ड के माध्यम से देती है। कहीं ना कहीं मेडिकल सपोर्ट है। तो एक तरह से ये चीज़ें जो है, आप एक तरफ बीजेपी की तरफ हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है स्वास्थ्य में काम होना चाहिए। ये कैसे दोनों चीज़ें हो सकती हैं? ना ना ना, लोगों ने कहा कि बीजेपी का एजेंट है, मैं उस पर कह रहा हूँ। और रहा सवाल की जो 5 साल का जो है, तो इनका सर्वे कर लीजिए। लोग जो कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट है, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं कभी एजेंट बनूं ही वही नहीं, और कभी रहूंगा ही नहीं। तो आप क्या किसी के एजेंट हैं? बिल्कुल नहीं। लोग कुछ भी कह देंगे तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ? उसके लिए परेशानी तो उनसी है ना, वो कुछ भी बोल दें, परेशानी नहीं है, हमको परेशानी नहीं है। देखिए, जब आप सवालों को लेकर खड़ा होंगे, मुद्दों को लेकर जब खड़ा होंगे, ये मुद्दा सिर्फ हमारे हिमपरी क्षेत्र का थोड़ी, रांची का थोड़ी है, मैं पूरी देश की बात कर रहा हूं। चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, वो हर आदमी को इन तमाम मुद्दों और इन तमाम समस्याओं का उनका निदान होना चाहिए। उनको यही चाहिए ना। हम उन पर सवाल कर रहे हैं, और जब सवाल कर रहे हैं और जब हम अपने एक पार्टी से अधिकार मांग रहे हैं जो संविधान देता है, और जब हम कहा कि क्यों नहीं, तो उस पर वो तो आरोप लगेंगे ही। अच्छा, ये अल्पसंख्यकों के बारे में जो बात हो रही है कि कांग्रेस से काफ़ी उम्मीदें थी और 14 सीट में से 1 सीट भी अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इसमें आज 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो जो अल्पसंख्यक और कांग्रेस पार्टी में जो बड़े नेता मुस्लिम हैं, वो खामोश क्यों हैं? और कुछ बातें सामने ऐसी आ रही हैं कि मुस्लिम को बोले गए थे, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। कई बातों को सामने ला करके गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो अब तो सवाल तो 2 तरह की हो गए। एक, कांग्रेस का कहना था कि जितना हिस्सा उतनी उसकी हिस्सेदारी, और न्याय यात्रा राहुल गांधी जी लेकर के आए थे। मैं भी उनके न्याय यात्रा से बहुत उदासित था, मैं बहुत था। लेकिन जब ये 14 में से 0 मिला, तो मुझे समझ में आया कि न्याय यात्रा को क्या कहें। अच्छा, एक बात बताइए, ये अल्पसंख्यकों का जो मामला है, ये मैं देख रहा हूँ कि आए अभी कुछ दिन पहले कुछ मीटिंग नेवरी वगैरह में कुछ मीटिंग वगैरह भी हुई कि कुछ और उम्मीदवार जो है
किसी पार्टी से खड़े होने वाले या जो भी चीज़ें हैं, एक तरह से जो नाराज़गी देखी जा रही है, अगर ये बात बताइए कि क्या काम होना ज़रूरी है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवार होना ज़रूरी है? नहीं, काम होना जरूरी है। तो फिर ये बातें अल्पसंख्यक उम्मीदवार के ऊपर क्यों बातें आकर के अटक रही हैं? देखिए, जब आपको जब कुछ मिलेगा नहीं जी। तो आवाज़ तो उठेंगे ही। अगर आप काम वैसा कर देते तो ये बातें नहीं उठते। लेकिन अब जिस तरह से देखिए, कभी कभी अपनों से ज़्यादा डर है मुझे। जी। हम लोग हर चौक चौराहों पर, हर जगहों पर एक न एक नेता मिलेंगे और हमको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये एक दूसरे को जब तक हम और आपस में जब ठीक नहीं होंगे तो इसी तरीक़ा से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। अभी जिस तरह से लोग मेरे घोषणा के बाद और कुछ दिन से लोग जागरूक होकर के, एक होकर के अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी हो रही है, तो ये 10 महीना से कहाँ थे? क्या लोकसभा की चुनाव 1-2 दिन में हो जाएगी तैयारी? आप अगर यही आप मुस्लिम अल्पसंख्यक का चिंतित थे, बहुत बड़ा शुभचिंतक थे आप, तो आपको 2 साल से इसकी तैयारी करनी थी। अब ये लोग कहेंगे क्या कि हमको मालूम था क्या कांग्रेस टिकट नहीं देगा? आप कांग्रेस के भरोसे पे चल रहे हैं क्या आप? अरे भाई, आप ये बात अगर कहते हैं कि कांग्रेस के भरोसे में हम लोग थे, कांग्रेस टिकट नहीं दिया, तो आज रांची में बहुत सारी समस्या हुए हैं। कांग्रेस के कौन सा ऐसा नेता का नाम बताओ जो सामने आ करके आपके आंसू पोछे और आपकी आवाज को, आपके दुख को और सरकार के साथ भिड़ने का काम किया? एक नाम बता दीजिए। ये पर्दे में रहे। जिन लोगों को अल्पसंख्यक के नाम पर उनको मंत्री बनाए गए हैं, वो भी खामोश थे, है ना? और डराए जाते हैं कि अगर ज्यादा बोलोगे तो जेल चल जाओगे। ये भी है। क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा मंत्री आकर के हमारे सरों पे हाथ रखा? जिनके बच्चे के जाने गए, उनके माँ और उनके फादर के कभी उनके दुख दर्द, उनके घर के हालात पूछे गए? आज झूठे मुकदमों में कई ऐसे लोग सलाखों में, कैदखानों में कैद कर दिए गए। आज जिनके परिवार में एक लोग कमाने वाले थे और जिनके माँ बाप, उनके भाई बहन दर बदर उनके बाल बच्चे भटक रहे हैं, उनसे जाकर कभी पूछा? यही नया यात्रा है, यही ले जाएंगे? तो आप बताइए मुझे कि ऐसे इस वक्त जो आज मुस्लिम लोग निकल पड़े हैं और 4 दिन में हम तीर मार लेंगे, फिर वही वाला बात फिर बोलिएगा, फिर बोलता है वही कि ताश को पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, फिर वही हाल हो जाएगी ना। ये हालात, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा आपको पोस्ट मिल जाएगा, उसके बाद देखिए उनका वो अपना विकास चाहता है, अपना विकास। और वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। मुस्लिम समाज को सबसे पहले अगर काम करने की जरूरत है, वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो अपनी विकास की बात करता हो, वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज हमें वो नेता चाहिए कि जो पूरी समाज को लेकर के सोचने वाला हो, उड़न हो, उस पर फिक्र हो, और वो हर समाज के हर एक लोगों के बारे में, उसके विकास के बारे में सोचे। ऐसे लीडर को सामने लाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं, मैं आज भी तैयार हूं इस बात के लिए। मैं नहीं मानता हूं बात को, मेरे में वो बात नहीं है। आपको ऐसे लीडर को लाके सामने खड़ा कर दो, किसी को लाके खड़ा कर दो, और तमाम सब मिलकर एक होकर उसके साथ जाए। मैं भी उनके साथ पीछे पीछे हूं। तो देखिए, हमने आपको कहा ना कि हमें अपनों से डर है। अब मैं घोषणा किया, अभी तक तो सुना है 5-6 लोगों का नाम आ गया है। अब देखिए कि अब ये लोकसभा में 2 ही लोगों का, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से हैं, और मुस्लिम के 6-7 निर्दलीय होंगे, तो हम लोग भारी हो जाएंगे। इससे इन दोनों पार्टी को बता देंगे कि आप लोग 2 आए हैं और हम लोग 6-7 लोग आए हैं, यही होगा। और क्या होगा? तो इसमें क्या लगता है कि आप सारी बातें आप ही बोल रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि वोट भी काट रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं
कि निर्दलीय भी 6-7 लोग खड़े हो रहे हैं, या जो भी लोग हों, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ख़ास करके आपकी अगर हम बात करें, चूँकि आपसे चर्चाएं हो रही हैं, अगर आपकी बात करें तो आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें आप लोकसभा चुनाव निकालने वाले हैं? नहीं नहीं, हम पूरी समाज की बातों को सुनने वालों में से हैं। हम समाज के साथ देखिए, चलने। वो मुझे मालूम है कि आपने मतलब ज़मीनी स्तर पे काफ़ी काम किया है और लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में खड़ा होना, आप क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होने वाला है इस चुनाव में? क्या लोग आपको सपोर्ट करेंगे? ये तो जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। अभी बुद्धिजीव बहुत सारे सामाजिक सोशल हैं, बहुत सारे पंचायत हैं, बहुत सारे कमेटियां हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत चल रही हैं। उन लोगों का हम मशवरे को मानने वालों में से हैं, मनवाने वालों में से नहीं हूं। यही तो मैं लोगों को, अपने अपने समाज को, अल्पसंख्यक को बताना चाहता हूं कि बहुत समझदारी से, बड़ी हिकमत से काम करने की जरूरत है। और अब हमें अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा। अब हम सबको एक होकर, एकजुट होकर के ऐसे लोगों से मुकाबला करना होगा, छीनना होगा। हमारी संविधान हमको इजाजत देती है, हमें भी बराबर का हिस्सा चाहिए। बताइए कि झारखंड में 14 से 18% की आबादी है और एक सीट भी नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है। हमने वो पार्टियों से वो सवाल नहीं कर पाए, सिर्फ हम झंडा ढोकर जिंदाबाद जिंदाबाद और दर्री बिछाने का काम किया। आज देखिए ना भाई कि आज घोषणा, सुबोधकांत साहब की बेटी की घोषणा हुआ। आज वहां लाइन लगे हुए हैं, लोग बुके लेकर जा रहे हैं। बताइए ना, आप देख लीजिए ना। अदर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे लोग, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा वहां भीड़ है। तो समझिए, तो हमें भी उन पार्टियों से उम्मीद होती है ना, उन पार्टियों से हमें भी तो वही चाहिए। कहां मिल रहा है? देखिए, मेरी बात को आपको समझना होगा। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दर्द है, मुझे वो बात याद आती है कि जब मैं 8 और 9 क्लास में जब पढ़ता था, तो मेरे एक दोस्त संतोष नाम के था, घनश्याम थे, संतोष थे। उनकी माँ एक ही थाली में हम लोगों को खाना खिलाया करते थे और एक ही गिलास में पानी पिया करते थे। आज कुछ पार्टी पॉलिटिक्स इतने नफरत पैदा कर दिए हैं कि आज हमारे बीच थालियां अलग हो गए, दीवार खड़ा कर दी गई। हमें वो वाली देश चाहिए जो एक ही थाली में हम लोग खाना खाया करते थे। अच्छा, चलिए एक बातें करते हैं। जो भी पार्टियां आती हैं कहीं ना कहीं जनता के फ़ायदे की बात करती है, जनता को जो मुद्दे हैं अपने मुद्दों को बताती है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की, विकास की बात करती है। लेकिन वही पार्टियां जीतने के बाद कहीं ना कहीं 5 सालों के लिए फिर भूल जाती हैं। फिर जब इलेक्शन आता है, चुनाव जब नज़दीक आता है, तो फिर याद आता है कि फिर ये काम करने हैं, और फिर जनता के पास जाती है, फिर वही चीज़ शुरू होता है और ये साइकिल चलता जाता है। आप जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या इसकी गारंटी है कि आप अगर जीत करके आगे बढ़ते हैं तो जनता के लिए काम होगा? भाई, जमीनी है, जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीब का बच्चा है, गरीबों के बस्ती में रहा कर परवरिश हुई है। माँ बाप, मेरे फादर कपड़ा की सिलाई कर करके हमारे 5 भाइयों को और 5 बहनों को परवरिश किए हैं और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखे हैं। हम लोग उस ज़माने में नाश्ता किया करते थे पानी जहाज़। पानी जहाज़ समझते हैं नाश्ते को? हमारे यहाँ लाल चाय बना करते थे कटोरे पर, उस पर मुढ़ी डाल दी जाते थे और उसको पी करके स्कूल जाया करते थे। और जब स्कूल से, जब रात के वक्त जब हम लोग आते थे, उस वक्त से गुजरा हुआ कल है कि 1 किलो का आटा आता था और उसमें रोटी बनते थे और सबके 2-2 रोटी के हिस्से बनते। वो चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। और हर के साथ, अमीरों के साथ, बड़े बड़े विरासतों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ हमारे सोहबत नहीं रहा। हमेशा हमारा तल्लुकात उन जैसे लोगों के साथ रहा। तो मैंने गरीबी को और समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है। नहीं, बिल्कुल जनता जानती है, जनता इस परेशानियों से झेल रहा है। इसलिए तो जनता उन नेताओं को खोज रहा है, उन नेताओं को ढूंढ रहे हैं कि ऐसे नेता इन समस्याओं पर बात करें
वो तो बात कुछ और पर कर रहे हैं। अब देखिए, अब चुनाव का वक्त आए हैं, अब नेता का निकलना काफिला शुरू हो जाएंगे। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे, हर शहर के चौक चौराहों पर अब यही सब मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन जब ये मुद्दा, चुनाव जब ख़त्म हो जाएंगे और जब चुनाव जीत करके चले जाएंगे, तो जिन मुद्दों को बात किए हैं वो मुद्दे से जनता गुमराह, उनको छीन लिए जाएंगे और उन तमाम मुद्दे हैं वो नेताओं को मिल जाएंगे। अच्छे फ्लैट में रहना मिल जाएंगे, अच्छे कार, सरकारी कार मिल जाएंगे, एसी रूम में रहेंगे, एसी ऑफिस में रहेंगे, पानी उनको फिल्टर पानी, स्वास्थ्य पानी मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, सब कुछ उनको गार्ड, सुरक्षा सब उनको अच्छा मिल जाएगा और जनता का हाल वहीं का वहीं रह जाएगा। क्या ये सब सुविधाएं आप नहीं चाहते हैं? भाई जनता को भी तो दीजिए। जनता ने आपको वहाँ तक पहुँचाई है और इसी उम्मीद पर पहुँचाई है जनता कि हमारा मुखिया, अगर हमारा सांसद हमारा स्वास्थ्य रहे, सुरक्षा में उनको मिले, तो उनका जो प्रजा है, जो वोटर उनको वोट जो दिया है, तो वो भी तो वही चीज़ ना मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले भी आपको कहा कि लोग जो कह रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए जो है मैदान में आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अंत में आप क्या कहेंगे? नहीं, वोट काटने नहीं आए हैं, हम मुद्दा को लेकर के आए हैं। जो लोगों को इस मुद्दे से तकलीफ हो रहा है, वही लोगों को तकलीफ लग रहा है कि ये वोट काटने आए, वो लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर हमारे जनता जो है हमारे साथ खड़े नहीं हैं हमारे साथ खड़ा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मुद्दा यही मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हमें चाहिए। ये क्या लगता है, लोकसभा चुनाव आप निकालने वाले हैं? बिल्कुल, जनता अगर आपके साथ है और जनता चाह लेगी तो क्यों नहीं होगा। ये सोच करके कि हम मुस्लिम हैं, हमको वोट नहीं मिलेगा, नहीं, गलत सोच है आपको। अगर हमारा मुद्दा सही है, हमारा सवाल सही है, तो हमारा हिंदू भाई भी मुझे वोट देंगे, हमारे ईसाई भाई भी वोट देंगे, हमें आदिवासी भी वोट देंगे। ऐसा थोड़ी, ऐसी, अरे भाई कुछ लोग ने नफरत पैदा किए हैं। मैं आज भी कहता हूं कि मेरा जैसा देश सुंदर हो ही नहीं सकता कहीं। हमारा देश के एक एक जनता जागरूक हैं। अरे कुछ लोगों ने, मैंने अभी कहा ना आपको कि आज हमें शिक्षा में क्यों पीछे रखा जा रहा है, कि अगर ये पढ़ लेंगे तो कल हमारा दुकानदार बंद हो जाएंगे। हमें पहले भूख से मारे जाते थे, अब खाना सस्ता हो गया है, अब पढ़ाई महंगा हो गया है। तो अब सोच लीजिए ना कि पढ़ाई को इतना महंगा क्यों कर, पढ़ाई सस्ता होना चाहिए था। खाना भी सस्ता कहाँ है? चलिए, चल जा रहा ना, चल जा रहा है, लेकिन पढ़ाई तो खाने से भी महंगा है। लेकिन लोग बोलते हैं खाने की अगर बात करें तो रसोई गैस महंगी हो गई है, दाल महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया है, सब्जी महंगा हो गया है, थाली में लोगों के दिख नहीं रहे। क्या कहेंगे इस पर? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ना कि आज के रोजमर्रा जिंदगी उनको पता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये महंगा होने के बाद भी एजुकेशन और महंगा है? महंगा है, और ये तो सच कह रहे हैं आप। मैं तो यही तो सवाल पूछना चाहता हूं जनता से, क्या आप धर्म के नाम पर वोटिंग करेंगे कि इन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? आपकी रसोई आपके सस्ता है, आपकी पढ़ाई सस्ता है, आपका इलाज सस्ता है, सड़कें अच्छी हैं, पानी अच्छी मिल रही है, बिजली महंगा नहीं हुए हैं। इन सब चीजों को आप झेल रहे हैं, क्या झेलेंगे? आप इन्हीं पर ना विचार करेंगे? अरे जनता को क्या चाहिए? अरे यही ना चाहिए भाई। अरे आप हमको ये दीजिए ना, देश इसी से आगे बढ़ेगा। कि मतलब गरीब है तो उसको और गरीब कर दीजिए, और जो अमीर है उसको और अमीर बना दीजिए। यही तो हो रहा है देश में, कि आप गरीब गरीब बना रहे हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इस बात को। हर देश के हर एक एक नागरिक इस बात को लोग जानते हैं। कुछ लोग अंधे भक्त हैं जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे आने वाले नस्ल, हमारे आने वाले बच्चे और का भविष्य कहां लेकर इन नेताओं जा रहे हैं लेकर के। हम इसीलिए चुन करके भेजते हैं। कौन सोचेगा हमारे बारे में? वहां आवाज कौन उठाएगा हमारे बारे में?
हमारा अधिकार कौन दिलाएगा? बताइए ना। चलिए, अंत में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे दर्शकों को जो देख रहे हैं आपको? देखिए, हमारे 2024 में लोकसभा में और अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं, हर एक जनता इस बात को समझ रही है और महंगाई और तमाम समस्याओं से झेल रहे हैं। रोजगार से, अभी आपसे कुछ साल पहले कोरोना से जो हालात गुजरा इस देश को, हर एक जनता इस बात को महसूस किया बहुत करीब से, महंगाई से बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। हमने बताया ना कि सिलेंडर का गैस जो मिला है, आज अपने घरों में गरीबी को बताया गया है, गरीब को बताया गया कि ये सिलेंडर का गैस आपको अवार्ड दिया गया है, अवार्ड में उसको रखा गया है और ये कहा गया है कि हमको अवार्ड में मिला है। अब उसमें गैस भराने के लिए आज के रोजमर्रा जिंदगी में कई ऐसे घर हैं जो आज तक उस पर गैस नहीं भरा पा रहे हैं। तो अब जनता इस बात को बहुत अच्छी से समझ रही है और देश के हर एक लोग इस चीज को देख रहे हैं। अब हमें लगता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे लोग, वोट अब इन सवालों पर वोटिंग होंगे। जो नेताओं इन सवालों को करेंगे, इन सवालों पर बात करेंगे, उन लोगों को वोट मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इदरीसी जी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम झारखंड के एक एक जनता से, एक एक नागरिक से, कि आपके करीब 2024 का लोकसभा का चुनाव है। अब आपको फैसला लेना है कि आपको धर्म के नाम पर वोटिंग करना है कि इन समस्याओं के नाम पर वोटिंग करना है। फैसला जनता के हाथ पर है। ये आपने देखा कि सज्जाद इदरीसी जी हमारे साथ हैं और इन्होंने आप बेहतर जानते हैं कि बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और कभी भी बात होती है तो बिना डरे और बिना जो है हिचकिचाए बातों को रखने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि समाज से जुड़े व्यक्ति, इलेक्ट्रिक मीटर की बात हो या समाज के जितने भी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं कि ज़मीन से जुड़ के कहीं ना कहीं काम इन्होंने किया है। इसी बिना पे आज लोकसभा चुनाव पे खड़े हुए हैं और उम्मीद भी लगाए हैं कि लोग इन्हें साथ देंगे। ये पूरी उम्मीद के साथ हैं कि लोग इन्हें वोट देंगे। जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं कि वोट काटने के लिए सज्जाद इदरीसी खड़े हुए हैं, जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह की बातें मीडिया में देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल इस चीज़ को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, विश्वास है इन्हें कि इन्हें हर धर्म समुदाय का वोट मिलने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।